आज भी डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है। आज हमारे न्यूज़ T20 के स्टूडियो में दुर्ग भिलाई के जाने माने सक्सेसफुल पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर राघवेंद्र वर्मा जी हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। सर, आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैम, डॉक्टर बनने का प्रेरणा जो है स्कूल के समय से ही, उस समय से देखते थे भी कि हम अपने ही परिवार के किसी सदस्य को किसी डॉक्टर के पास ले जाते, जब बीमार होता था तब लगता था कि भी हम भी डॉक्टर बने, हमको भी इलाज करना है। तो ये बचपन से ही हमको कि आगे चल के हमको डॉक्टर ही बनना है। तो शुरू से ही उस तरह से स्कूलों में पढ़ाई की, फिर आगे उसकी तैयारी की। तो धीरे धीरे पता चला कि डॉक्टर की पढ़ाई कैसा होता है, कैसे बनते हैं जी। तब जाके PMT का एग्जाम दिए। सर, आज आप सफलता के जिस शिखर पे हैं, इस पे पहुंचना क्या बहुत आसान रहा? नहीं, इतना आसान तो नहीं है। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है, बहुत कुछ चीजें जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। गांव में पढ़ाई हुआ है मेरा, गांव पे प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी, तो उस समय जो था वो इतना आसानी से पता नहीं चलता था आगे का पढ़ाई कैसा हो। आपको इंजीनियर बनना है तो उस समय आगे की पढ़ाई कैसे किया जाए, डॉक्टर बनना है तो कैसे किया जाए। तो टीचरों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा जानकारी पता चला। फिर पहली बार हम शहर में आए, पहली बार शहर में आना और शहर का माहौल एडजस्ट करना, वो बहुत बड़ा चुनौती रहता है। धीरे धीरे फिर एडजस्ट हुआ, मेहनत किए। जितना पढ़ाई हम PMT के समय में किए हैं वो पढ़ाई आज तक से हम नहीं कर पाए। इतना मेहनत करना पड़ता है जी, तब जाके इतना सक्सेस जो है वो मिलता है। सर, पल्मोलॉजिस्ट में मेन जो फोकस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है सर अपना? मेन पल्मोलॉजिस्ट में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नाक से चालू होता है और फेफड़ा जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी बीमारियां हैं वो इलाज जो है रेस्पिरेटरी फिजिशियन करते हैं। जैसे कि TB का बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी है, अस्थमा का बीमारी है और निमोनिया है। तो अलग अलग टाइप का निमोनिया है, कोई बैक्टीरियल निमोनिया है, वायरल निमोनिया है। कुछ सिम्टम रहते हैं, खांसी, सर्दी। मेन क्या रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? सर्दी, खांसी और बुखार, जो एकदम कॉमन रहता है। सीजनल जो प्रॉब्लम होता है वो सबसे कॉमन सर्दी खांसी ही आता है। जी। तो वही रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो खांसी आना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम से लगा हुआ है। सर, कोविड के पहले और कोविड के बाद कौन सी चीजें ज्यादा बिगड़ी या रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके ठीक हुई? देखा जाए तो उस समय जो कोविड का प्रकोप था, कोविड अपने आप में एक बहुत बड़ा आपदा लेके आया था। कोविड के आने से बहुत कुछ चीजें जो है वो सुधरी है। मतलब कोविड के आने के बाद जो हेल्थ सिस्टम जो है वो काफी सुधार हुआ हेल्थ सिस्टम में। जी। जैसे कि गवर्नमेंट में भी आप PSC लेवल पे, CSC लेवल पे अभी जो आप जाएंगे पेरी में तो काफ़ी सुविधाएं हैं, जैसे डॉक्टर का अवेलेबल होना और बहुत सारा लैब वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। हेल्थ सिस्टम जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और जो है अवेयरनेस रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जो है कोविड के बाद बहुत बढ़ा है। कोविड जो है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, खांसी आ रहा है तो कौन से डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा उचित है। जैसे कि अब एक जर्नल होता था, सर्दी खांसी आया है या किसी को अस्थमा या किसी को बीमारी है तो किसी को भी जाके दिखाना। लेकिन आजकल लोगों को पता है कि इस अस्थमा का बीमारी का इलाज जो है कौन डॉक्टर करता है, कौन सी बीमारी का इलाज कौन डॉक्टर करता है। एक नीचे लेवल तक के लोगों को ये सब जानकारी आज की डेट में बहुत कुछ फायदा हुआ। सर, कोविड के वैक्सीनेशन के बाद कहा जाता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हुई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? कोविड के समय जो प्रॉब्लम हुई थी, सबसे पहले तो हम कोविड को कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव मेडिसिन कोविड के लिए नहीं था। दूसरा, ये वैक्सीनेशन जो है एक कंट्रोल करने का बहुत अच्छा तरीका था। वैक्सीन आया, वैक्सीन से काफी हद तक बहुत कंट्रोल हुआ। ऐसे नहीं है कि वैक्सीन के कारण इम्यून पावर कम हुआ है। ज्यादा ऐसा कोई स्टडी उतना खास नहीं है कि भाई हाँ इनको वैक्सीन लगने से ही इनका इम्यूनिटी पावर कम हुआ है, ऐसा नहीं है। अपने समय में वैक्सीनेशन जो है वो काफी हद तक जो है बहुत कंट्रोल किया है। अब धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम आता गया है। कोविड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो, चाहे वैक्सीनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। थोड़े बहुत तो हर मेडिसिन जो है नुकसान करता है, तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा एकदम खास इम्यून पावर कम हो जाए या कुछ और दूसरा बीमारी हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। सर, टीबी के रोगों की लिस्ट बढ़ी है अभी कि कम हुई है सर कोविड के बाद? इतना बड़ा आपदा था कोविड का, वो कहीं न कहीं 2 साल का जो ड्यूरेशन था कोविड का, उस समय जितना भी हेल्थ सिस्टम था उसको काफी इफेक्ट किया था। इसमें एक अपना टीबी का प्रोग्राम भी है, NTAP प्रोग्राम है, उसको भी काफी हद तक असर हुआ है कोविड के बाद। तो कोविड के पहले टीबी का जो एक केसेस आने का जो इंसिडेंस बोलते हैं वो कम हुआ था। धीरे धीरे कोविड के बाद जो है वो केसेस जो है थोड़ा सा बढ़ा है।
टीबी का केसेस बढ़ा है। जी इसका जांचें जो है बहुत आसानी से होना, अवेयरनेस बढ़ना, जी और कोविड के लिए जो मशीनें जो यूज होता था, अपन आरटीपीसीआर जो जांचें करते हैं, जी जी। वही जो मशीन है वो टीबी के जांच में भी अब यूज करते हैं। अच्छा। तो पहले जो टीबी का जांच करते थे, पहले स्लाइड बनाते थे, एक एक बैक्टीरिया को देखते थे, तो उतना स्लाइड पे डिपेंड नहीं रह गया है। आप सीधा डायरेक्ट जो है एक ही दिन में आप सैंपल दीजिए, उसी दिन में आप रिपोर्ट ले लीजिए। जांच होने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हुआ है, और जल्दी जो रिपोर्ट वो भी आने का तरीका है। तो इसलिए हो सकता है कि जांचें बहुत आसानी से हो जा रहा है, लोगों के अवेयरनेस बढ़ गया है, तो उसके कारण भी थोड़ा सा केसेस जो है वो जल्दी डिटेक्ट हो जा रहा है। जैसे सर अभी एचएमपीवी वायरस के बारे में एक हल्का सा डर महसूस किया जा रहा है। अभी हाल ही में कोरबा में एक 6 महीने के बच्चे को एचएमपीवी वायरस है, ऐसी बातें हम तक आई। इसमें सच्चाई तो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है सर, तो इसके बारे में कुछ बताएं एचएमपी सर। वायरस, उसका भी एक इंसिडेंट हुआ है। कुछ केसेस जो है इंडिया लेवल पे है, उसको डिटेक्ट हुआ बहुत दिन हो गया, बहुत समय हो गया। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन है उतना ज़्यादा इन्फेक्टिविटी नहीं है, जी है ना। जैसे कोविड का जो फास्ट स्प्रेड होने का जो उसका इन्फेक्टिविटी था उतना नहीं है एचएमपी वायरस का, और उतना ज़्यादा असरदार भी नहीं है। कि एक बार कोविड हो गया है तो लोगों को थोड़ा सा डर रहता है कि कुछ नया वायरस, कुछ नया सुनने को मिला, कहीं उसकी तरह ना हो जाए। तो ऐसा कुछ है नहीं, उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एक सिंपल सा वायरल इन्फेक्शन है, जो सीजनल वायरल इन्फेक्शन सबको सर्दी खांसी होता है उसी तरीके से है। कुछ लोगों को जो पहले से ही बीमार रहते हैं, कुछ अलग बीमारियां रहती है, उनको इफेक्ट होने से थोड़ा सा असरदार रहता है, बाकी ऐसा कोई ज्यादा इफेक्ट उनका नहीं। थैंक यू सर। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी डिजीज हैं, उनको क्या आयुष्मान कवर कर रहा है? आयुष्मान का पैकेज जो है वो सभी बीमारियों का कवरेज होता है, चाहे अस्थमा हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे वो प्लूरल इफ्यूजन हो, सभी बीमारियों का जो है कवरेज जो है सभी होता है, सभी का पैकेज। हाँ सर, कहा जाता है कि डॉक्टर और पुलिस वालों से लोग अपनी बेटी को देने के लिए डरते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या सर? या मैम ऐसा कुछ कंप्लेंट करती हैं क्या आपसे? ऐसा कुछ नहीं है, हर फील्ड का अपना अपना काम है। हमारा जो काम है वो 24 घंटे का है। जैसे आप न्यूज से आप जुड़े हुए हैं, तो न्यूज का भी काम 24 घंटे का है। भाई कब कहाँ इंसिडेंट हो जाए उसको कुछ बोल नहीं सकते। वैसे हमारा भी काम है। मरीज का कोई अचानक से बीमार होना तो ऐसा होता नहीं, तो कोई 1 बजे रात को बीमार हो सकता है, कोई दिन में बीमार हो सकता है, तो उसका तो खैर करना पड़ता है। तो सबका अपना अपना फील्ड का अपना अपना टाइमिंग है, वो अलग है। हमको तो ऐसा नहीं बोला सर। जिस तरीके से आप एक मानव सेवा का कार्य करते हैं डॉक्टर बन के, तो इसमें कैसा अनुभव होता है? बहुत प्राउड वाला फीलिंग है। लोगों का सेवा करना सबसे अच्छी चीज़ है, कि लोग का तकलीफ दूर करना। कोई मरीज आता है, एकदम परिवार उसके साथ में लेके आते हैं कि भाई हमारा मरीज जो है ऐसा सब सीरियस कंडीशन में है। जो भी पेशेंट आता है हॉस्पिटलाइज होने कंडीशन रहता है, वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आता है। तो मैक्सिमम पेशेंट हमारा जो 50% से ज़्यादा पेशेंट रहता है वो आईसीयू केयर से रहता है, वेंटिलेटर सपोर्ट होना या आईसीयू केयर करना। तो वहाँ से पेशेंट निकल के वापस वार्ड में आके जब घर जाता है, तो लोगों का जो उसके परिवार वालों का जो खुशी रहता है, वो हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई हमने बहुत अच्छा काम किया जो ठीक हो गया है। तो ये खुशी जो है ना, वो बता नहीं सकते कि भाई हमको कितना अच्छा लगता है। क्योंकि एक मरीज जो है बहुत सारी उम्मीदें लेके आता है डॉक्टर के पास। हमारा जो सबसे मेन टारगेट है कि पहले तो हमको मरीज को ठीक करना, पहले मरीज जो है कैसे भी हो, पहले मरीज ठीक हो। सर, मरीज को लेके उसके परिजन आते हैं, उस कंडीशन में बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, ऐसी कई परिस्थितियां आपने देखी होंगी। हाँ, कैसे टैकल करते हैं? आजकल थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं। इसमें सबसे अच्छे तरीके से ये है कि अगर कोई मरीज आया है, हमारा जो सबसे अच्छा ये रहता है कि भाई हम मरीज को देखे हैं, पहले काउंसलिंग। मरीज जो आया है कि उसका कंडीशन कैसे है, उसका बीमारी क्या चीज है और उसका इलाज कैसे है, उसका क्या हम कर सकते हैं, उसको आप जब तक आप डिटेल आप मरीज के रिलेटिव को नहीं बताएंगे, मरीज के रिलेटिव को पूरी जानकारी नहीं होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है। अगर आप बात करने से वो सारी प्रॉब्लम जो है वो निकल जाता है। लेकिन कभी न कभी कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, तो उसको हैंडल करते हैं कि भाई कम से कम बात से आगे उसको ठीक करें। सर, आपकी सर्विसेज के दौरान ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको बहुत ज़्यादा करीबी लगा हो या दिल छू गया हो, जो आप हम लोग के साथ शेयर करना चाहेंगे? ऐसा चीज़ तो हुआ है, और वो मेनली कोविड के समय हुआ है। आज भी मेरे पास आते हैं करीबन 5-6 पेशेंट हैं जो आते हैं। एक मरीज है, आज भी बात करता हूँ, उनका जो भाई है वो मेरे को कॉल किया था कि सर आप कोविड में देख रहे हैं, कोविड आईसीयू में, तो मेरा भाई ऐसा ऐसा है। मैं जाके पहली बार देखा,
सीटी स्कैन जो स्कोर आता था ना 20-25 का स्कोर है और बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाना है, सब वो करना। तो मैं जाके देखा मरीज को, तो बीमारी तो अलग जगह था, पेशेंट जो है इतना डरा हुआ था कि वो ऐसा कि भाई उसको वहाँ रहना ही नहीं है। मैं बात किया तो उसको समझाया, तो आपस में हमारा बात हुआ। वो एक एक पल का इंतजार करते थे कि डॉक्टर साहब आएंगे तो मेरे बारे में बताएंगे मैं कैसे ठीक होता हूँ। डेली मैं उनसे जाके मिलता था, वो खुश हो जाते थे कि आया है सर। सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस में वो करीबन मैं 1 महीना उसको आईसीयू में था रखा था। 1 महीने बाद फिर वो आईसीयू से वार्ड में डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज के बाद वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है, आज भी आते हैं, मेरे से मिलते हैं, एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो इंसिडेंट है वो मैं कभी नहीं भूल सकता कि भाई ऐसा मरीज था जिसको हम सिर्फ इलाज तो जैसा अपनी जगह है, लेकिन उनको हम बात करके ही हम उसको हम वहाँ से आईसीयू से निकालें। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आपका समय बहुत कीमती है। दुर्ग की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि किस तरीके से हम अवेयर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें? दुर्ग संभाग जितना भी है, मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। हेल्थ के ऊपर जो है ध्यान तभी होगा जब प्रॉपर सही समय में आप खाना खाएंगे, सही समय में सोएंगे। जितना आप काम में समय दे रहे हैं उतना भी आप आपके रेस्ट में भी समय दीजिए। जितना आप रेस्ट करेंगे उतना ही हेल्दी रहेंगे। और जो सीजनल जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कॉमन सर्दी खांसी होना, जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो उसको इग्नोर ना किया जाए। जैसे होता है कि भाई अगर किसी को सर्दी खांसी हुआ है तो तुरंत जाके मेडिकल से दवाई मांग के खाना। अगर एक बार में ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है तो बार बार जाके खुद से आप ट्रीटमेंट ना करें। सही डॉक्टर के पास जाइए, सही सलाह लीजिए, उनका सही तरीके से इलाज करवाइए। आज की डेट में छोटी छोटी बीमारियां जो है वो समय के हिसाब से लेट करने से काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाता है। थैंक यू सर। अभी हम दुर्ग के जाने माने पल्मोलॉजिस्ट राघवेंद्र वर्मा जी से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और किस तरीके से अपने खान पान में चेंजेस लाके बीमारियों से दूर रह सकते हैं, और बहुत सी बातें उन्होंने बताई। इसको कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। न्यूज़ T20 से पूर्णिमा की रिपोर्ट।